हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली फॉर द इंटरमीडिएट क्लासेस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है। इसमें सबसे पहले है एक नाम आता है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है। तो इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation, जिसकी वजह से हम इसे एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन का क्या क्या नाम है? इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव, या फिर एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या एंटी डिफरेंशियल बोलते हैं। एंटी डिफरेंशियल, एंटी डिफरेंशियल भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन क्या है? बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, और इसके दो और नाम होते हैं, कभी कभी प्रिमिटिव और कभी कभी एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशियल भी बोलते हैं। सिंस ये डेरिवेटिव का रिवर्स, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, जिसकी वजह से इसको एंटी डिफरेंशियल भी कहते हैं। अब हमारे पास अगर कोई फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आता है स्मॉल एफ एक्स। तो सिंस इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ एक्स आना चाहिए। तो कैपिटल एफ एक्स जो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स है वो क्या आना चाहिए हमारे पास? कैपिटल एफ एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कुल मिला के अगर एफ एक्स एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ये डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन को शो करता है, का डिफ्रेंसिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आएगा। इस सी के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, बट पहले जो हमारे लिए ज़रूरी है कि कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है वो देखते हैं। तो कैपिटल एफ एक्स का अगर डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आना चाहिए। अब इसमें जो बेसिक नाम है वो देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या नाम याद रखना। तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। सबसे पहले ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये क्या है? इंटीग्रैंड, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड का मतलब जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रैंड। अब इंटीग्रैंड हो गया, ये जिसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना उसका नाम है डी एक्स। तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में, जेड है तो जेड के रिस्पेक्ट में। अब ये जो निकल गया है इसका नाम है इंटीग्रल। आंसर इंटीग्रल। और जो लास्ट में सी लिखा हुआ है इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इसके बारे में बात करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर इसको इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ये साइन है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये स्मॉल एफ एक्स जिसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, डी एक्स क्या है? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और कैपिटल एफ एक्स आता है इंटीग्रल मीन्स आंसर। और कैपिटल सी, जो भी ये सी या स्मॉल सी या कैपिटल सी या कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे उसका नाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये जो बेसिक बात है वो क्लियर हो गई हो कि अगर कोई फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, अगर इसके बारे में थोड़ी देर बात करें तो देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है डी एक्स स्क्वायर
बाई डी एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें मिलता है 2x। रिवर्स में जाते हैं तो 2x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, 2x का इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कुल मिला के 2 और x का इंटीग्रेशन x²/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस सी। लिख भी सकते हैं कि नहीं लिखेंगे, अभी देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, dx² - 4 डिवाइडेड बाई dx। इसका भी इंटीग्रेशन हमारे पास 2x आ रहा है। बट अब यहाँ पे अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या दिखेगा, x²। अब ध्यान से देखें तो हमारे लिए x² - 4 का डेरिवेटिव 2x आया, लेकिन 2x का इंटीग्रेशन x² - 4 नहीं आ रहा है। तो सिंस ये -4 नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक इक्वल नहीं है और इसका रिवर्स प्रोसेस है, ये भी पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में कोई एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, कोई एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ये कांस्टेंट या फिर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस कांस्टेंट या फिर ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसके बारे में बताता है कि हाँ, कोई अगर एक्स्ट्रा टर्म है तो ये इसको कंटेन कर लेगा। इट मीन्स अगर x² - 4 का डिफरेंशिएशन 2x है तो कुल मिला के 2x का जो इंटीग्रेशन होगा x² प्लस सी आएगा। अब x² प्लस सी आया, इसका मतलब ये जो c है वो क्या है, डेफिनेट नहीं है, ये कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, क्योंकि हम हर बार डेरिवेटिव निकाल के तो देखेंगे नहीं कि इसका इंटीग्रेशन ये, फिर इसके रिवर्स जाएंगे। हमें तो इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का, गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें जो सी है वो क्लियर नहीं होता है, सी डेफिनेट ही नहीं होता है कि क्या वैल्यू कंटेन करेगा। तो सी के बारे में जब क्लियर नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये डेफिनेट वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, और डेफिनेट नहीं होगा जिसकी वजह से ये इनडेफिनेट है। तो इसी वजह से हम इस तरह के इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। सी की वैल्यू डेफिनेट नहीं है, जिसकी वजह से इसका नाम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये सी गायब हो जाता है अपने आप। इट मीन्स जब तक सी है यहाँ पे तब तक हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तब तक हमारे पास ये कांस्टेंट आता रहेगा, और ये कांस्टेंट हर बार बताएगा कि जो x² के साथ कुछ है वही ये कांस्टेंट होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स इस सी के बारे में पता चल गया होगा, और जो इन बेसिक पार्ट है इंटीग्रेशन का वो भी पता चल गया होगा। अब एक अच्छी बात जो कि पॉइंट नंबर 3 के लिए लिखना था कि सारे के सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फंक्शन आर नॉट पॉसिबल। तो वो बात कर लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फंक्शन आर नॉट पॉसिबल। आई थिंक ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फंक्शन आर नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस आर नॉट पॉसिबल। एवरी फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एवरी फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसे एवरी फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। कुछ फंक्शन मैं राइट कर देता हूँ, बाकी कुछ और भी फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे sin x बाई एक्स डी एक्स, cos x बाई एक्स डी एक्स, e⁻x² डी एक्स, या फिर √sin x डी एक्स, 1/ln x डी एक्स, एंड ऐसे ही कुछ और फंक्शन है स्टूडेंट्स। हमने उतना तो लिखना नहीं है, बस इतना पता करना है कि हाँ ऑल द फंक्शंस का इंटीग्रेशन पॉसिबल, इट मीन्स एवरी फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये एक काम की बात है कि एवरी फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन का ग्राफ क्या शो करता है, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन क्या शो करता है, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन क्या शो करता है, बेसिकली ये फैमिली ऑफ कर्व के बारे में बताता है। फैमिली ऑफ इंटीग्रल या फैमिली ऑफ कर्व एक ही बात है। फैमिली ऑफ कर्व डिफरेंशिएशन जो होता है वो यूनिक टेंजेंसी के बारे में बताता है, सिंगल कर्व के पे जो टेंजेंट रहा होता है उसके बारे में बताता है। बट जो इंटीग्रेशन होता है वो
फैमिली ऑफ कर्व के बारे में बताता है कि टोटल कर्व कितने होंगे। लाइक अगर हम थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल बेस पे बात करें कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन, सपोज दैट ये हमारे पास एक वॉल ले लेते हैं। ये जो वाइट बोर्ड है एक वॉल की तरह है और वॉल में होते हैं ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। अब उन ईंटों को देखना है और उससे वॉल खड़ी करनी है। तो इट मीन्स हम अगर उन ईंटों में से एक यूनिट की बात करें, एक ईंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। बट अगर होल वॉल की बात करते हैं, बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो होल के बारे में बताता है, समेशन का साइन होता है कि चीज़ों को हम सम अप कर रहे हैं। अब अगर हमें होल वॉल की बात करना है तो होल वॉल का मतलब या फिर हर ईंट का सम करना है जिससे वॉल खड़ी हो जाए, और तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। इट मीन्स इंटीग्रेशन होल के बारे में बताएगा और जो डेरिवेटिव होता है उसके एक पार्ट या एक यूनिट के बारे में बताता है। और ये समेशन का भी साइन है, समेशन का बिगड़ा ही रूप है लेकिन ये बेहतर फॉर्म है सम का। तो कुल मिला के इस ये यस को थोड़ा सा ठीक कर दिया गया जिसका नाम इंटीग्रेशन की तरह यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के हिंदी में इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि एकीकृत करना, कुल मिला के जोड़ना होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। इसका ग्राफ क्या शो करता है? फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है, कर्व्स या इंटीग्रल्स को शो करता है। और ये इंटीग्रल्स क्यों? क्योंकि जो सी की वैल्यू अलग अलग होगी तो इंटीग्रल्स अलग अलग आएंगे। लाइक अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स ही हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या शो करता है? एक पैराबोला। बट ये फैमिली ऑफ कर्व की तरह यूज होगा। तो सबसे पहले तो ये ऐसे जा सकता है वर्जिन से, बट अगर हम वैल्यू एक लेते हैं तो थोड़ा ऊपर से जाएगा, दो लेते हैं तो थोड़ा और ऊपर से, नीचे भी जा सकता है। अगर निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो नीचे से जाएगा। अब ये छोटी छोटी जो गैप्स हैं ना, ये बिल्कुल करीब के गैप्स हैं, बिल्कुल करीब के गैप्स, ये बिल्कुल करीब करीब के गैप है। ये सारे ऑल द फैमिली, इट मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स जो भी एक्स स्क्वायर की ऑल द फैमिलीज हैं उनके बारे में ये बताएगा। एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या बताएगा कि जो हमारा इस तरह का पैराबोला है उसकी ऑल द फैमिलीज़ के बारे में बताएगा कि कितनी कर्व इससे पॉसिबल हैं, उन सारी फैमिलीज़ के बारे में ये बता देगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो कुल मिला के ये बेसिकली क्या हुआ कि फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। इसका ग्राफ क्या बताता है? फैमिली ऑफ कर्व। तो आई थिंक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी स्टूडेंट समझ में आ गया होगा और जो बेसिक पार्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। ग्राफ हमें बताएगा फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ इंटीग्रल के बारे में, और बेसिकली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब स्टूडेंट्स इसका बेसिक क्लियर हो जाने के बाद हम लोग इसमें जो बेसिक फार्मूले हैं जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूले, उनकी बात करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम लिस्ट ऑफ फार्मूलेज की बात करें तो सबसे पहला फार्मूला हमारे लिए होता है क्या कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। पहला फार्मूला हमारे लिए ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसके बाद दूसरी बार में हम 1/x dx, फिर e टू द पावर x dx, फिर e टू द पावर x dx के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ और फार्मूले हैं बट इतने देखते हैं। तो x टू द पावर n dx का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस का c। कंडीशन ये होती है तो x की जो वैल्यू है, x तो कोई भी रियल नंबर लेगा लेकिन जो n की वैल्यू है वो नेवर भी इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर ये -1 के इक्वल हो गया तो ये 1/x जाएगा और 1/x ये फार्मूला लेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए। -1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर अटेन कर सकता है। तो x टू द पावर n dx इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x पावर n+1/n+1 प्लस c, जिसमें एक कंडीशन n के साथ है कि n नेवर भी इक्वल टू -1, बाकी कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन के लिए 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x या फिर इसको log x बोलते हैं। थर्ड वन e टू द पावर x, ये दुनिया में एक ऐसा है फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है, e टू द पावर x प्लस c। सिमिलरली ए टू द पावर एक्स का अगेन ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। और इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की बात करेंगे। तो एक्स टू द पावर n 1/x ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स। अब आता है साइन एक्स। क्या आता है? साइन एक्स।
साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे लिए कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। अब इसके बाद जो और बेसिक लोग हैं उनके बारे में देखते हैं। तो लाइक अगर यहाँ से स्टार्ट करें, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, अब आता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स या फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसके बाद आने वाला है कोसेक काट, कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो स्टूडेंट्स सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और ये होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये सारे जो फार्मूले हैं वो दिख रहे होंगे कि एक्स टू द पावर ए लिस्ट ऑफ फार्मूले में पहला फार्मूला हम लोग एक्स टू द पावर एन डी एक्स पढ़ते हैं, जिसका आंसर होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। कंडीशन ये होती है कि एन की जो वैल्यू है वो माइनस वन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वन बाई एक्स डी एक्स एल एन एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। ये दुनिया में एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और कोसेक कॉट का होता है माइनस कोसेक एक्स। अब कुछ और बेसिक फार्मूले हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ फार्मूलों में ये सारे फार्मूले आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं। इसके बाद इससे जनरलाइज फार्मूले भी आते हैं, बट हम लोग अभी बेसिक पे बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी जनरलाइज फार्मूलों की बात कर लेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके आगे के दो चार जो फार्मूले बचे हुए हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज या फिर कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट लिस्ट ऑफ फार्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस डिस्कशन में आगे देखते हैं कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स प्लस सी। इसको लॉग साइन एक्स प्लस सी भी बोलते हैं या फिर एल एन साइन एक्स कह सकते हैं। सिमिलरली टेन एक्स का एल एन सेक एक्स, माइनस का एल एन कॉस एक्स होता है बट हम एल एन सेक एक्स लिखेंगे। माइनस का एल एन सेक एक्स होता है लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, एल एन सेक एक्स। तो टेन एक्स मीन्स एल एन सेक एक्स। उसके बाद आता है सेक एक्स, तो एल एन सेक प्लस टेन होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। सिमिलरली लास्ट का जो कोसेक है तो एल एन कोसेक माइनस काट होता है, एल एन कोसेक माइनस कॉट होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट इतनी बात सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कॉट एक्स एल एन साइन एक्स, टेन एक्स एल एन सेक एक्स, सेक एक्स लॉग सेक प्लस टेन, कोसेक लॉग कोसेक माइनस कॉट। अब स्टूडेंट्स फार्मूलों में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने यहाँ पे राइट कर दिया था ओनली एक्स, क्योंकि जब यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ओनली होता है साइन इनवर्स एक्स। बट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमारा जो आंसर बनता है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगर यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, टेन के साथ है तो टेन के साथ वन बाई ए बाहर आता है, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स बाई ए, कॉट के साथ है तो कॉट के साथ वन बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे वन होता है तो हम क्या करते हैं, ओनली लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, बट यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसकी वजह से हमें राइट करना पड़ता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो स्टूडेंट्स अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की बात करें तो देखते हैं एक्स टू द पावर फोर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। फार्मूला हमने ऑलरेडी पता है और फार्मूला मैं यहाँ राइट भी कर देता हूँ। ये किस फार्मूले पे वर्क करेगा, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन हमें करना है। और ये इंटीग्रेशन क्या होता है ऑलरेडी हम जानते हैं, एक्स टू द पावर एन
+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब इसका अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का वो देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले x⁴n+1/n+1 लेके आना है। n की जगह हमें क्या मिला के राइट करना है, कुल 4। n की जगह हमें 4 राइट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। n की जगह अगर हम 4 राइट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये पॉलिनोमियल टाइप का है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का है। तो पॉलिनोमियल टाइप का है तो x⁴n या फिर x⁴4 एक ही बात है, x⁴। अब अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम सीधे n की जगह 4 पुट करेंगे। तो करते हैं n की जगह 4 पुट, x⁴4+1 डिवाइडेड बाई 4+1, और ये होगा कुल मिला के x⁵/5 प्लस c। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन x⁴ dx। x⁴ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁵5/5 प्लस c। वैसे भी अगर ये इंटीजर तो सीधे देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो लिखा है उसमें +1 बाई +1, सीधी सी बात। अगर 4 है तो +5/5, 6 है तो 7/7, 8 है तो 8/8, 9/9 एंड ऐसे चलता रहता है। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है √x। ये भी जानते हैं हम स्क्वायर रूट फंक्शन टाइप का है। तो √x का नाम ऑलरेडी पता होगा हमें कि x⁻² लिखा हुआ है। ये कुल मिला के ऐसे राइट किया गया है x⁻1/2 dx। अब ध्यान से देखें तो ये फार्मेट इस फार्मूले का फार्मेट बन चुका है। तो x⁻1/2 मीन्स हम n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 1/2। x की जगह n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 1/2। इट मीन्स x⁻1/2 + 1 अपान 1/2 + 1। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 और हाफ, 1 और आधा होता है 1.5, और 1.5 को बोलते हैं हम 3/2। 1.5 को क्या बोलते हैं, 3/2। नीचे भी 3/2, और ये कुल मिला के हो जाएगा, ये अपोजिट जाके 2/3 हो जाता है, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो x⁻3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाता है √x के लिए। √x का फार्मूला क्या हुआ, 2/3 x⁻3/2 प्लस c। सिमिलरली 1/x³ है। अब ये ध्यान से देखें तो 1/x³ लिखा हुआ है, और ये हमारे फार्मूले में इस तरह से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाता है x⁻³ dx। अब ये क्वेश्चंस हमारे इस फॉर्मेट का आ गया है। अच्छा, n की वैल्यू हमने मना कर रखा था -1, तो -1 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इस फार्मूले पर वर्क करेगा, और करेगा तो हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। हमें क्या करना है, n की जगह -3 पुट कर देना है। n की जगह -3 पुट कर देना है, तो करेंगे n की जगह -3 पुट, तो हमारा जो आंसर आने वाला है x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, और ये हमें आंसर देगा 1 - 3 होता है -2 डिवाइडेड बाई -2। कुल मिला के अगर इसको देखें तो -1/2, और अगर चाहें तो ये नीचे भेज सकते हैं तो आएगा x² + c। तो -1/2 x² + c आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी हमारा आंसर ठीक है, तो ये भी लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट का क्वेश्चन 1/√x। 1/√x, इसमें भी हम वही करते हैं। क्या करेंगे, इसको पहले ठीक कर लेंगे। तो 1/√x माने हम जानते हैं √x का मतलब होता है x पे आधा, और आधा अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का आधा हो जाता है। आधा अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का आधा हो जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी कि x पे पावर आधा नीचे था, ऊपर गया तो x पे पावर आधा माइनस का हो गया। अब ये फॉर्मेट बन गया x⁻n dx का। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हमें क्या करना होता है, x पे पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। अब ये स्टूडेंट्स एक में से आधा जाता है तो आधा बचता है, एक में से आधा जाता है तो आधा बचता है, और यहाँ पे भी आधा ही बचेगा, और ये कुल मिला के हो जाएगा 2 पे पावर 1/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2√x + c, हमारा आंसर आ गया 2√x + c। तो हम ये 1/√x को एज इट रट लेते हैं कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x + c। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x + c। तो आई थिंक स्टूडेंट ये चारों क्वेश्चन में बेसिक हमें क्लियर हो गया होगी कि ये फार्मूला वर्क कैसे करता है, x⁻n dx का इंटीग्रेशन किस तरह से वर्क करता है। इन चारों क्वेश्चंस को देख के क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे और कैसे इस फॉर्मेट से हम
आंसर को निकाल पाएंगे या फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जैसे पहला ही फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, बट इसका स्पेशल नाम स्क्वायर रूट टाइप का है, तो कोई बात नहीं, सारे अलजेब्रिक फंक्शन हैं और इन अलजेब्रिक फंक्शन को हम अलजेब्रिक वाले फार्मूले से ही करेंगे क्योंकि ये हमारा अलजेब्रिक वाला फार्मूला है। बाकी दूसरे जो फार्मूले हैं वो कुछ और के होंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और हमारा जो बेसिक है वो भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। एक बात और, सी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको हर बार लिखना जरूरी होता है जिससे पता रहे कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आई थिंक स्टूडेंट ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इस पे कुछ और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बट आज के लेक्चर में इतना ही। तो ओके स्टूडेंट, टेक केयर।